मेरी उम्र 16 साल थी। मैं जिस घर में काम करती थी उस घर की मालकिन ने मुझे कहा, मेरे बेटे के साथ शादी करके एक रात गुजारो, मैं तुम्हें 10 लाख इनाम दूंगी। मेरे वालिद का ऑपरेशन होना था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन मेरी मालकिन का बेटा पागल था। शादी की पहली रात उसने मेरे पूरे जिस्म को, आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी के हवाले से कुछ ख्वाब होते हैं, वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी रिवायती शादियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और मेरे ससुर ही थी। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने ये काम से दुल्हन। आने वाले खौफ की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने शौहर के मुताल्लिक सारी सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल शख्स से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रहे हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से होंठ खुश हो चुके थे। मैं अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शौहर अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे बेड पर बैठ गया और मुझे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने शौहर के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने इसकी बात पर अमल किया और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। घूंघट उलटते ही जैसे ही मेरी निगाह इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और इसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टिटकती लगाई मुझे देखता रहा। और फिर ना जाने इसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे से चला गया। मेरा नाम फरवा है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। घर में मेरे अलावा अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई भी था। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके मुल्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरे जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी। मैं गरीब फैमिली से हूँ। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी, इसीलिए मैं शुरू से ही अपने आप में मगन ही रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी से दोस्ती नहीं की। बस काम के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, इनके साथ कभी कभी स्टडी के मुताल्लिक बात कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में लाहौर से एक लड़का हमजा हमारे डिपार्टमेंट में आया था। इसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में इसका चर्चा फैल गया। वो इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि हर लड़की इससे बात करने की ख्वाहिशमंद रहती थी। मैंने भी जब पहली नज़र में इसे देखा तो अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरा साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो हमजा मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभी हमजा मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर मुमकिन तौर पर पढ़ाई में मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़के से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो कहने लगी थी कि हमजा तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस हमजा के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और मैं यह गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। ना मैंने कभी हमजा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही कभी हमजा ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज हमजा नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब से बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं आखिरी बार इसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वो नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े बोझ दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकन उतारने में ही गुजर गई, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ अरसे बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई।
अब्बू को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ मुख्तलिफ ठेसों के दौरान पता चला कि अब्बू के 2 वाल्व बंद हैं और दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारे इतने वसाइल नहीं थे कि हम इतना महंगा इलाज करवा सकते। वक्ती तौर पर सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवा के अब्बू घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें आराम करने की तलकीन की। अब्बू अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं इन्हें मना करती थी और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी चुप के काम पे चले गई तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब तो अब्बू भी यही कहने लगे कि जब तक सेहत याब नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, ये कम किराए पे छोटा घर ले लिया। अम्मी का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो काम करेगा। लिहाजा मुझे बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो मैंने अब्बू की ही फ्रूट की रेड़ी निकाल के घर के बाहर निकाली। रोजाना सुबह अम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा फ्रूट ले आती, वो घर के बाहर रख मैच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे रोज़मर्रा के खर्चात पूरे हो जाते थे। लेकिन अब्बू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? लिहाजा मैंने एक फैसला किया और अम्मी को इस बारे में आगाह किया। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपने फैसले पर डटी रही और मैंने अब्बू से इजाज़त ली कि इजाज़त देते हुए अब्बू का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ और ख्वाब देखे थे और अब एकदम हालात के पलटने की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। अब्बू की इजाज़त देते ही मैंने अगले ही दिन मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, इसमें नौकरियों की इश्तेहार देखकर बहुत जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना मैं नौकरी के लिए फिरती रही और मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह अगरचे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे गए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस फरवा, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और अहदा कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी तनख्वाह और बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझसे ताउन करें। तो बॉस ने कहा। तो मैं उलझन भरी नजरों से इनकी तरफ देखा और पूछा, ताउन कैसा? सर तो वो बड़ी कंपनी से हंसते हंसते हुए कहने लगे, मिस फरवा, आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से ये कहती हुई दफ्तर से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाजें ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना आप इतना बेबस और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और बेबस लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर अम्मी ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है फरवा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी को सारी बात सच सच बता दी। अम्मी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। अम्मी ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया और मैं अब काफी हद तक बहल गई थी। अगले दिन मैं एक नए अज़म और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्दी ही मुझे काबिलियत की वजह से इंटरप्राइज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहली वाली नौकरी से बहुत बेहतर थी। इसमें तनख्वाह भी ज्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। मुझे अब काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 2 माह हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपने कंपनी के हेड को ही देखा था। अगरचे दफ्तर में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी।
कोई इसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक इसे नहीं देखा। शायद वो दफ्तर आता नहीं था। कुछ मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने खवातीन वर्कर्स की एक मीटिंग बुलवाई और इनकी तरफ एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और इसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं इसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने इनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन फिर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुसलसल ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं अब्बू का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार अब्बू ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग एक झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और इसी वक्त ही जुम्मा का दिन निकाह के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मैंने घर आकर अम्मी से बात की तो अम्मी तो सुनकर शौक में चली गई। वो मुझसे नाराज हो गई। अब्बू का रद्दे अमल भी मुख्तलिफ न था। दोनों ने मुझे इस काम से बाज रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने अब ठान ली थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे इन पैसों का लालच था जिनके साथ मैं अब्बू का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। अम्मी अब्बू 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से गुजर चुकी थी, इसलिए मैंने इनकी बात नहीं मानी और जुम्मा का दिन आ पहुंचा। सादा सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। मैंने अभी तक अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इसका नाम सुनकर चौंकी जरूर थी। लेकिन इसके नाम की तो बहुत से लोग होते हैं, और फिर ये हमजा, वो हमजा तो हरगिज नहीं हो सकता। इसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो ना जाने कौन पागल और साइको था। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई और फिर जब मैंने कमरे में देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने हमजा की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और मोहब्बत पाश नजरों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते सर झुका दिया, लेकिन फिर इससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर हमजा ने एक गहरा सांस भरा और वो कहने लगा, मैं जब लाहौर से माइग्रेट होकर मुल्तान यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही मेरी पहली नजर तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी, इन सब मॉडर्न और फैशन के मारी लड़कियों में जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था। तुम बिल्कुल मुनफिर दूर मुख्तलिफ नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने अबाया पहना हुआ था और बहुत मुक़द्दस और बाहिजाब लग रही थी। मैं कुछ लम्हे ठिठक कर तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नजर में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वही खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपने शरीके हयात बनाना है। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल लाहौर से पापा ने मुझे बुलवाया ही इसलिए था। मैंने इनसे तुम्हारा जिक्र किया, लेकिन पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। इन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही जैसी बिजनेस क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता करना चाहते थे ताकि अपने बिजनेस को 4 चांद लग सके। मैं इनकी इस बात से इख्तिलाफ करता, लेकिन उन्होंने मेरी यत ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। इसलिए दानिस्ता तौर पर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका दिया था, लेकिन इसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरे मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे तोहफे देती, वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के कलेक्टर डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत मायूस हुआ। अब इतने बड़े शहर तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद से ही बेजार हो गया था।
इन्हीं दिनों में इसी कैफियत में मेरा अपने मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी कॉन्सर्ट में लेके जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने इसे साफ साफ इनकार कर दिया और वो मुझे बार बार तंग ना करे, इसको मेरा इनकार अपने इंसल्ट लगा और इसने अपने पापा से मेरे रवैये के बारे में शिकायत कर दी। इसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे इस लड़के से माफी मांगनी होगी और अपना रवैया बेहतर करना होगा, वरना इनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ना तो मैंने इस लड़के से माफी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को बेहतर किया। नतीजन हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे इस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ वक्त दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी ही वो हमारी शादी पक्की कर दें, लेकिन मैं बेजार सा घर पे ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ अरसे बाद अब पापा को भी तशवीश होने लगी थी। वो गाहे बेगाहे मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे इनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे इनकी जरूरत थी तब तो वो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते। खैर, मेरा ये रिश्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और बेजार देखते तो इन्हें अच्छा न लगा। वो अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश हो सकूं, लेकिन मैं वक्ती तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में इसी कैफियत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद आखिर पापा ने हार मान ली और मुझे कहने लगे, तुम इस लड़के को ढूंढ लो, अगर तो तुम 1 महीने के अंदर अंदर इसे ढूंढने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारी शादी इसी के साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करना पड़ेगी। यानी पापा की शर्त मान ली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। तुम्हारे अब्बू के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, इसलिए क्या पूछगिछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ खबर ना हुई। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा कि वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस जुम्मा तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया, जुम्मा को तैयार रहना। मैंने इनसे लड़के के बारे में कुछ भी दरियाफत नहीं किया। तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। जुम्मा को निकाह के वक्त तैयार हो गया। निकाह के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, लेकिन ना जाने कितनी फरवा दुनिया में होंगी, मैं ये सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद कुदरत ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था। और ये देख लो आज हम एक हैं। हमजा ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन मैं और हमजा बहुत खुशबाश अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। इनकी आंखें भीग गई, शायद वो भी हमजा की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और अब इसे खुश देखकर इन्हें अच्छा लगा। हम मिलकर नाश्ता करने लगे। हमजा थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज उठाकर मुझे पेश कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से हमजा के इस अमल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और हमजा ही हकीकत से वाकिफ थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और हमजा ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम भी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे हमजा शादी करना चाहता था। पापा को भी हकीकत का इल्म नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक हमजा पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फरवा को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। हमजा ने यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर हमजा को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी तकरीबन 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे हमजा की मामा का ख्याल आया तो मैंने इससे पूछ भी लिया, हमजा आपकी मामा कहाँ है? मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना।
और ना ही कभी इनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में इनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा की मुख्तलिफ ममालिक की सैर की तस्वीरें घर में जा बजा लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर हमजा कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें यह सच भी बताता हूँ। मेरी अम्मी पापा की दरअसल शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों खानदानों का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक माहिरा था, जिसे इन दोनों ने बाखूबी तस्लीम किया और एक दूसरे को अपना लिया। अम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज्यादातर मसरूफ रहती। वो क्लब जाती, पार्टीज करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस में मसरूफ रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के में मोहब्बत नहीं थी। इसी दौरान ना चाहते हुए भी कहीं में भी पैदा हो गया था। हालांकि अम्मी को बच्चे नहीं चाहिए थे, वो अभी अपने पैरों में किसी किस्म की जंजीर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक तो अम्मी पापा का आपस में ठीक रहे, लेकिन फिर इनके दरमियान वही झगड़े दोबारा सर उठाने लगे। अम्मी को एतराज होता कि पापा इन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूं आहिस्ता आहिस्ता करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं इस वक्त 7 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों में अम्मी का अफेयर सुनने में आया। अम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी।